आसमान में एक भी तारा नहीं था और चांद भी काले बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो किसी भूतिया कहानी की तरह महसूस हो रही थी। रविनाथ अपने घर लौट रहा था। उसके घर का रास्ता एक सुनसान जंगल से होकर गुजरता था। चारों ओर केवल पेड़ की सरसराहट और कुछ दूर पर उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रविनाथ के दिल में हल्की सी घबराहट हो रही थी, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। कब से चला जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा घर क्यों नहीं आया? कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद वो तेजी से कदम बढ़ाते हुए आगे चलने लगा। उसके हर एक कदम के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा वहम होगा। वो फिर से चलने लगा, लेकिन हर बार जब वो रुकता उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। नहीं, अब उसकी घबराहट और बढ़ गई थी। उसने अपने कदम और तेज कर दिए, पर आहट भी उसी के साथ तेज हो गई। अब रविनाथ ने खुद को संभालने की कोशिश की। कहीं छुप जाता हूँ, तो वो एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गया और उसने अपनी सांस रोक ली। कुछ ही पल बाद उसने देखा कि एक काली परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि तभी परछाई उसके पास आकर रुक गई और उसका गला पकड़ने लगी। क्या हुआ रविनाथ जी? आप आज इतनी देर तक सोए और आपके माथे पर इतना पसीना क्यों है? अरे वो कुछ नहीं, छोड़ो ना, बस बुरा सपना देख रहा था। तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने नाश्ता किए हो? नहीं, आपके बिना हम नाश्ता कैसे कर सकते हैं? तुम चलो, हम जरा मुंह हाथ धो के आते हैं। जी। फुलवा चली जाती है। उसके जाने के बाद रविनाथ कुछ सोचने लगता है कि तभी हम फिर से पीछे उसी काली साया को देखते हैं जो रविनाथ को घूर रही थी। खैर, रविनाथ उठता है और मुंह हाथ धोने लगता है। इसके कुछ देर बाद, क्या हुआ माँ? कल पिताजी। समझ गया। नहीं, ये क्या हो गया बेटा? तू कुछ करता क्यों नहीं? माँ, मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ, लेकिन सभी ने हमारी मदद करने से मना कर दिया है। आपको तो पता ही है। नहीं, नहीं, नहीं। माँ, खुद को संभालिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब ठीक हो जाए। खैर, 2 दिन बाद रात का समय था और कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। एक दूसरे का हाथ थामे हुए दोनों पति और पत्नी बिस्तर पर बैठे थे। क्या हुआ आज आप? अचानक रवि ने अपनी पत्नी का होठों पर हाथ रखा। श्श। तब उसने धीरे धीरे फुलवा के बालों को सहलाना शुरू किया। तभी दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता फुलवा, ये कहकर रवि ने फुलवा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और वो उस रात उसकी खूबसूरती में खो गया। खैर, उसी रात अचानक से रोशनी को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। नहीं, नहीं। अब रोशनी सबको आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। कोई बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई बचाओ। अब उसकी हड्डियां अपने आप मुड़ने और टूटने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया हो। उसकी बाहें और टांगे दर्दनाक कोनों में मुड़ने लगी। उसके आंखों में आंसू भर आए, पर वो एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। खैर, उसकी अब सारी हड्डियां टूट चुकी थीं
इसलिए अब वो जमीन पर बेजान होकर गिर जाती है। तभी वहाँ माँ आती है। और वो बस चुपचाप रोती ही रहती हैं। अगले दिन रवि, तुमने कहा था कि पिताजी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? अरे फुलवा, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? तुम्हें तो पता है ना कि हमारी कितनी सारी जमीन और जायदाद है, तो इन सब का देखभाल भी करना पड़ता है ना। तो बस पिताजी कुछ दिन के लिए दूसरे वाले बंगले में गए हैं और रोशनी भी वही गई है पापा की मदद करने के लिए। अच्छा। हाँ अच्छा, माँ का ध्यान रखना। मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। जी। रविनाथ चला जाता है। फुलवा अपनी सासू माँ के पास जाती है। अरे, सासू माँ तो सो रही है। ऐसा करती हूँ कि थोड़ी देर नदी के पास चली जाती हूँ। कई दिनों से बाहर भी नहीं निकली मैं। तो फुलवा अपना मन बहलाने के लिए नदी के पास चली जाती है। आह, यहाँ का नजारा कितना सुंदर है। यहाँ आकर तो मन शांत सा हो गया। चलो यहीं पर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। हाँ। फुलवा वहीं बैठ जाती है और आराम से नदी की तरफ देखने लगती है। ये चिड़िया की चहचहाट, कोयल की आवाज इस जगह की सुंदरता को और भी बढ़ा रही है। फुलवा अपने ही ख्यालों में लगी हुई थी। अचानक से एक लड़की उसके सामने आ जाती है। माफ करना बेटा, तुम अचानक से आई तो मैं डर गई। वैसे तुम कौन हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? वो लड़की कुछ नहीं बोलती और बस एक हल्की सी मुस्कुराहट फुलवा को देती है। अरे बेटा, अपना नाम तो बताओ। वो लड़की इस बार भी कुछ नहीं बोलती, बल्कि वो फुलवा के पर्स की तरफ इशारा करती है। अच्छा, ये संतरे की मीठी गोलियां? लड़की सर हिलाती है। अच्छा, लो, लगता है तुम्हें मीठी चीजें बहुत पसंद है। लड़की सर हिलाकर हाँ बोलती है। वो टॉफी लेकर वहाँ से जाने लगती है। अच्छा, बाय तो बोल दो। तो वो लड़की जैसे ही पीछे मुड़ती है, वैसे ही फुलवा एकदम डर जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के सर का पिछला हिस्सा पूरा फटा हुआ था। फुलवा चीखते और डरते हुए घर पहुंचती है। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ बहू? माँ, वो नदी के पास। और फुलवा जल्दी से अपनी सासू माँ को सारी बात बोलती है। तुम्हारा बहन होगा बेटा? नहीं माँ जी, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा था। अरे बेटा, शांत हो जाओ। ये लो, पानी पियो तुम। माँ जी, हमारा यकीन कीजिए। बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो। माँ जी, बेटा आराम करो। थोड़ी देर बाद घर में रविनाथ आता है। उसे अपनी माँ गेट के पास ही मिल जाती है। उसकी माँ उसे सारी बात बताती है। ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ, और क्या। तूने ही तो जिद करी थी कि तू इस लड़की से विवाह करेगा। इस लड़की से विवाह करने के लिए तूने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। माँ, आप ये मत भूलो कि आप लोगों को भी पैसे चाहिए थे, इसलिए आप ये मत बोलिए कि ये सब मैंने अकेले ही किए हैं। इस सब में आप सभी का हाथ था। मुझे अब नहीं जीना, मैं मर जाऊंगी बस। माँ, ऐसे मत बोलो ना, अब शांत हो जाओ, फुलवा सुन लेगी। सुनने दे, अब बहुत हो गया। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बीना गुस्से में बंगले के अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी एक बड़ा सा पेड़ टूट जाता है और बीना के ऊपर गिर जाता है, जिससे बीना की मौत हो जाती है। माँ! तभी रविनाथ जल्दी से अपनी माँ की लाश को उठाता है और उस लाश को कहीं छुपा देता है। रवि को अपनी माँ के मरने का
बहुत गम होता है। माँ, माँ। इसके थोड़ी देर बाद फुलवा को होश आ जाता है। फुलवा अपने पति को गले लगाकर बहुत रोती है। माँ कहाँ है? वे अपनी दीदी के घर गई हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले तो वो यहीं पर थी। हाँ, उनकी दीदी की तबीयत अचानक खराब हो गई तो इसीलिए वे जल्दबाजी में निकल गए। अच्छा। फुलवा, डरो मत, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है ना? अब हमें छोड़कर अब कहीं मत जाइएगा। खैर, रात होती है। रात का अंधेरा चारों ओर गहराई से फैला हुआ था। घर के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था और केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी कि तभी अचानक से सन्नाटा चीरती हुई एक तेज आवाज गूंजी, डोरबेल का। इतनी रात को कौन हो सकता है? फुलवा खिड़की से झांकती है। ये तो ननद जी है। फुलवा जल्दी से दरवाजा खोलती है। ननद जी, आप इतनी रात को? सब ठीक तो है ना? रोशनी कुछ नहीं बोलती और सीधे तेज कदमों में आगे बढ़ने लगती। ननद जी, आप कहाँ जा रही है? फुलवा अपनी ननद का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो एक रहस्यमय कमरे में पहुंच जाती है। वही रोशनी हवा में गायब हो जाती है। ननद जी, अभी तो यहीं पर थी, कहाँ गई? खैर, फुलवा इस बात को नजरअंदाज करती है और धीरे धीरे कदमों में आगे बढ़ती है। ये क्या है? और तभी फुलवा को कमरे की दीवार में एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें रविनाथ के परिवार वाले काला जादू करते हैं, जिसके कारण रघुनाथ के चाचा धर्मसेन, उसकी पत्नी और उनकी बेटी बिट्टू की मौत हुई थी। उन सभी को किसी काले साया ने मार डाला था। इसका मतलब इन सब की आत्मा ही हम सब के पीछे पड़ी हुई थी और ये बच्ची तो वही है जो मुझे उस दिन नदी के पास मिली थी। तभी पीछे से रविनाथ आ जाता है। फुलवा, तुम क्या कर रही हो? चुप रहो, ये सब क्या है? हाँ फुलवा, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ है, बताओ। रविनाथ चुप पड़ जाता है। नहीं, नहीं। देखो फुलवा, अब तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए मुझे अब तुम्हें पूरा सच बताना ही होगा। मैंने जिस तांत्रिक की मदद से ये सब किया था, उसने मुझे बताया था कि ये सब करने से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। इससे बुरी शक्तियों के लिए इस दुनिया का दरवाज़ा खुल जाएगा। लेकिन मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था, इसलिए मुझे लगता है कि वे काली साया जो इस दुनिया से आई है, उसी ने ये सब किया है। उसने ही चाचा के परिवार वालों को मारा है और मेरे परिवार वालों को भी। क्या? फुलवा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुम्हें पाना चाहता था, लेकिन मेरे पास धन दौलत नहीं था। अगर मैं ये सब नहीं करता तो तुम मुझे कभी नहीं मिल पाती, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा विवाह मुझसे कभी नहीं करवाते। मैं फंस गया हूँ फुलवा, मैं खुद फंस गया हूँ। चलो यहाँ से चलते हैं। इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो साया हर जगह आ सकती है। तो इस घर को ही जला देते हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। दोनों जल्दी से पेट्रोल लेने के लिए दूसरे कमरे में जाते हैं। ये रहा। लेकिन तभी वहां पर वो काली साया पहुंच जाती है और दोनों को ऐसा करने से रोकने लगती है। वो रविनाथ को हवा में यहाँ वहाँ फेंकने लगती है। नहीं नहीं, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। इसी बीच फुलवा जल्दी से एक लकड़ी का डंडा लेती है और उसका मशाल बना लेती है। फिर उस मशाल को उस काली साया की तरफ करते हुए कहती है, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। साया जोर से चीखता है और वहां से गायब हो जाता है कि तभी अचानक से पूरे कमरे में आग लगने लगती है। चलिए रवि, उठिए जल्दी। हाँ हाँ,
फुलवा रवि को कंधे का सहारा देती है और जल्दी से उसे लेकर बंगले से बाहर निकल जाती है। अब सब ठीक हो जाएगा रवि। हाँ, अच्छा फुलवा, तुमने मुझे माफ किया ना? हाँ, माफ किया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गले लग जाते हैं। हम आपसे अभी भी बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी फुलवा। लेकिन तभी फुलवा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो बंगले के अंदर गौर से देखती है। दरअसल वो देखती है कि उस कमरे के अंदर इन दोनों की जली हुई लाश पड़ी है। दरअसल फुलवा उस वक्त साया के वश में आ गई थी और उसने खुद ही अपने और अपने पति के ऊपर